हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में पिछली बार भी एक दो क्वेश्चंस पूछे गए थे, पीए में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम जानेंगे किस तरह से हम कंटिजेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं और किस तरह से हम डेटा कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, एसोसिएशन बिटवीन द डेटा कैसे हम देख सकते हैं। अगर आपके पास डेटा आ जाता है तो आप किस बिना पे कह सकते हैं कि ये डेटा एसोसिएटेड है या ये डेटा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। वो सारी चीज़ें देखेंगे हम आज के लेक्चर में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि क्या होता है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। देखिए, ये जो हमारे पास थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स है ये डील करता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। मैंने आपको पहली बार जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि स्टैटिस्टिक्स जो है डायरेक्टली क्वालिटेटिव डेटा के साथ जो है डील नहीं करती है, लेकिन क्वालिटेटिव डेटा के जो एन्यूमरेबल यानी कि जो काउंटेबल जो यहाँ के फीचर्स होते हैं क्वालिटेटिव डेटा के, वो हम यहाँ पे जो है उनके साथ डील करते हैं। उसी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि इट डील्स विद द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेटेड यूजिंग क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स। वो क्वालिटेटिव फीचर्स जो हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, वो उनके साथ डील करते हैं हम थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी है हमारे पास एक क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट, या हैबिट ऑफ स्मोकिंग है, या और भी चीज़ें हैं हमारे पास जो हम गिन सकते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में। लेकिन अगर आप देखें डायरेक्टली जो है यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो है डील नहीं करता है ऑनेस्टी के साथ, लेकिन ऑनेस्टी प्रेजेंट है किसी शख्स में या एब्सेंट है किसी शख्स में, इसके साथ डील करती है प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट और एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट। अच्छा, एट्रीब्यूट्स के बारे में हम पहले से बात करते आ रहे हैं। तो एट्रीब्यूट्स होता है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने देखा होगा जब भी आप जो है नई गाड़ी कोई लॉन्च होती है किसी भी कंपनी की, वो आपको उसके फीचर्स बताते हैं, उस गाड़ी के फीचर्स बताते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स बताते हैं। यानी कि ये गाड़ी कितनी सीसी के है, इसमें ऑटो गियर है या नहीं, या मैनुअल गियरिंग है, या फिर इसमें कौन कौन से वेरिएंट्स आते हैं, इसमें ईयर बैग्स कितने आते हैं, ठीक है, और इसका जो है ग्राउंड क्लियरेंस क्या है, वो सारे फीचर्स आपको वो कंपनी बताते हैं। उनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स। उन्हीं के बिना पे हम फैसला कर सकते हैं कि गाड़ी कैसी है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी चीज के कोई क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं या फिर उनको हम फीचर्स कहते हैं। डायकोटॉमी या डायकोटॉमस क्लासिफिकेशन क्या होती है? डायकोटॉमी या डायकोटॉमस क्लासिफिकेशन होती है जब आपके एट्रीब्यूट्स दो क्लासेस में डिवाइड की जाएंगे। ठीक है, यहां पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट के बिना पे दो क्लासेस बनते हैं। यानी कि जब भी कोई क्लासिफिकेशन ऐसी हो जहां पे दो क्लासेस में आपके पूरे डेटा को या पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिवाइड किया जाए, उससे हम कहते हैं डायकोटॉमी या फिर डायकोटॉमस क्लासिफिकेशन। यहां पे सिर्फ आपने याद रखना है, यहां पे दो क्लासेस में डिवाइड होती हैं आपके एट्रीब्यूट्स एट ईच लेवल। हर एक लेवल पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दो ही आपके जो है क्लासेस बनते हैं, यानी कि आपका एक एट्रीब्यूट रहता है हर एक लेवल पे। मैंने आपको बताया था कि एक एट्रीब्यूट के बिना पे हम जो है दो क्लासेस बना सकते हैं। तो हमारे हर एक लेवल पे दो क्लासेस रहते हैं, और या हम दूसरी तरह से ये कह सकते हैं कि हमारे हर एक लेवल पे एक एट्रीब्यूट रहता है। ठीक है, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। लेकिन डायकोटॉमस, डाई मीन्स टू, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे आपके हर एक लेवल पे दो क्लासेस बनते हैं। जरा यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है, इसको हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, इसके बिना पे हम इसको दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मेल एंड फीमेल। इसके बाद हमारे पास मेल पॉपुलेशन जो है, मेल पॉपुलेशन को हम फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, लिटरेट एंड इलिटरेट, ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी कि वो लिटरेट है या नहीं है। हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है लिटरेसी। लिटरेसी के एट्रीब्यूट के बिना पे हम कह सकते हैं कि ये लिटरेट है या इलिटरेट है। तो यहाँ पे फर्दर हमने दो क्लासेस में इसको डिवाइड किया। इसी तरह जो है फीमेल्स को भी हम लिटरेसी के बिना पे दो क्लासेस में सब डिवाइड कर सकते हैं। तो जहां पे भी आपके पास ऐसी क्लासिफिकेशन हो कि हर एक लेवल पे जो आपकी जो पॉपुलेशन होती है या जो आपके का डेटा सेट होता है, उसको दो क्लासेस में डिवाइड किया जाए, उसे हम कहते हैं डायकोटॉमस क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास यहाँ पे क्वालिटेटिव जो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स होती है, जहाँ पे हम क्वालिटेटिव डेटा के साथ डील करते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स यानी कि पॉजिटिव एट्रीब्यूट और नेगेटिव एट्रीब्यूट। पॉजिटिव एट्रीब्यूट होता है प्रेजेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट। अगर किसी चीज में प्रेजेंट होगा वो एट्रीब्यूट, उससे हम कहते हैं पॉजिटिव एट्रीब्यूट। अगर एब्सेंट होगा तो उससे हम कहेंगे नेगेटिव
एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शख्स में ऑनेस्टी पॉजिटिव है, सॉरी ऑनेस्टी प्रेजेंट है, तो उससे हम कहेंगे कि इसमें पॉजिटिव एट्रीब्यूट है ऑनेस्टी का। और अगर नहीं होगी किसी में ऑनेस्टी, तो हम उसे कहेंगे कि उसमें नेगेटिव एट्रीब्यूट है ऑनेस्टी का, ठीक है, यानी कि उसमें एब्सेंस है इस एट्रीब्यूट का। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ सिंबल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जिनकी बिना पे हम सारा जो है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स आगे देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास सिंबल्स होते हैं या नोटेशंस या फिर निमोनिक्स जिनको आप कहते हैं। जो भी हमारे पास प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम यहाँ पे कैपिटल लेटर से यानी कि अपर केस से उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है कैपिटल ए, यानी कि इसमें जो है ये एट्रीब्यूट प्रेजेंट है। कैपिटल बी रिप्रेजेंट करता है, इसमें ये वाला एट्रीब्यूट प्रेजेंट है। कैपिटल सी, इसी तरह से आपके जितने भी जो है कैपिटल लेटर्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट। इसी तरह एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट जो है वो आपके पास जो है यहाँ पे ग्रीक लेटर्स यानी कि अल्फा बीटा गैमा वगैरह जो है उनसे रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, अगर किसी में ऑनेस्टी प्रेजेंट है तो उसका प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट हम जो है कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एब्सेंस ऑफ ऑनेस्टी को हमने रिप्रेजेंट करता है तो उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी में लिटरेसी प्रेजेंट है, लिटरेट है, तो उसको हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर किसी में जो है लिटरेसी एब्सेंट है यानी कि एब्सेंस ऑफ लिटरेसी है या वो इलिटरेट है, उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर कोई एम्प्लॉयड है यानी कि प्रेजेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसमें, तो उसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर उसमें जो है एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या फिर वो अनएम्प्लॉयड हो, उसको हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस आप याद रखें कि प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से और एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर्स अल्फा बीटा एंड गैमा से। अब हमारे पास जो क्लास होती है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल क्लासेस बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे हमारे पास क्लास क्या होता है, एक बार मैं आपको फिर से डेफिनेशन बताता हूँ कि क्लास क्या होता है। क्लास एक ऐसा सेट होता है, ऐसा ग्रुप होता है जो होमोजीनियस हो, यानी कि जिसमें एक तरह के एलिमेंट्स हो या एक तरह का डेटा हो। मैंने आपको ये बताया था, होमोजेनिटी प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में, अगर आपको याद हो तो। दूसरा ये होता है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी मैंने आपको बताया था कि एक आइटम जो एक ग्रुप में फॉल करता हो वो फिर दूसरे ग्रुप में फॉल नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या तो इधर रहेगा या फिर इधर रहेगा, ठीक है, या फिर उधर रहेगा। तो दोनों ग्रुप्स में एट अ टाइम प्रेजेंट होना जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करता है। तो ये जो हमारे पास क्लास होता है, एक तो ये होमोजीनियस होता है, हर एक ग्रुप में एक तरह के एक प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स होते हैं। जो है दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स फॉल करते हैं वो फिर दूसरे ग्रुप में फॉल नहीं करेंगे। इसको हम कहते हैं क्लास। यहां पे हमारे पास दूसरा जो है टर्म जिसको हम क्लास फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। क्लास फ्रीक्वेंसी होता है कि हमारे एक क्लास में कितने आइटम्स फॉल करते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच क्लास डिनोटेड बाय ब्रैकेट्स ओवर क्लास सिंबल्स। तो ये कैसे डिनोट होते हैं कि आपके जो भी क्लासेस होते हैं, क्लास सिंबल्स होते हैं, उनको हम उनके ऊपर हम ब्रैकेट्स लगाते हैं, ठीक है। या फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रेजेंस ऑफ एक एट्रीब्यूट है ए, उसके ऊपर अगर हम ब्रैकेट्स लगाते हैं, ये हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी बनी। यहाँ पे हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं ए एंड बी, दोनों प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स है, दोनों पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है। अगर इनके बाहर हम ब्रैकेट लगाते हैं तो इसको हम कहते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी। इसी तरह हमारे पास जो है अलग अलग तरह के क्लास फ्रीक्वेंसीज होते हैं, इनको हम कहते हैं पॉजिटिव क्लास फ्रीक्वेंसीज या पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज इनको हम कहते हैं। क्यों कहते हैं पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज, जरा आप इन पे नजर देखें। यहाँ पे भी हमारे पास कैपिटल लेटर्स हैं, यहाँ पे भी कैपिटल लेटर्स हैं, यहाँ पे भी कैपिटल लेटर्स हैं, यहाँ पे भी कैपिटल लेटर्स हैं। चारों के चारों केसेस में हमारे पास कैपिटल लेटर्स है, इसलिए हम इनको कहते हैं पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है, इनमें प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट है। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये भी केस रह सकता है जहां आपके पास जो है अल्फा एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है, या बीटा हमारे पास है एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट, गैमा है हमारे पास, या फिर हमारे पास एट अ टाइम दो एट्रीब्यूट्स की प्रेजेंस हो, इसको हम कहते हैं नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज। नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पे अगर आप देखेंगे चारों के चारों केस में हमारे पास एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट है, ठीक है, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है। तीसरा हमारे पास एक और केस रहता है क्लास फ्रीक्वेंसीज में जहां पे इन दोनों का मिक्स हो। यहां पे अगर आप ए और बी दिखें, ये हमारे पास पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है, लेकिन गैमा हमारे पास जो है ये नेगेटिव एट्रीब्यूट है।
यहाँ पे फिर से देखें आप, अल्फा और गैमा हमारे पास जो है एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट है, लेकिन बीटा जो है ये प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे मिक्स है, हम आप कह सकते हैं हाइब्रिड फ्रीक्वेंसीज है यहाँ पे, इनको हम कहते हैं कंट्रारी फ्रीक्वेंसीज। कंट्रारी फ्रीक्वेंसीज वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जहां पे दोनों एक साथ हो, यानी कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स दोनों एक साथ हो, ये हमारे पास होते हैं क्लास फ्रीक्वेंसीज। तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम ब्रैकेट से। इसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ क्लासेस। देखिए नंबर ऑफ क्लासेस आपके पास कितने बनते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जनरली अगर हम देखें तो हम जो है जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लासेस को, हम देखते हैं या तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट हो, तो एक एट्रीब्यूट के बिना पे हम दो क्लासेस बना सकते हैं, जो हम नॉर्मली अभी तक देखते आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, अगर आप जेंडर के बेस पे देखें तो यहाँ पे आपके पास दो जो है क्लासेस बनेंगे, मेल क्लास और फिर फीमेल क्लास। ठीक है, तो ये हमारे पास दो क्लासेस बनते हैं। लेकिन यहाँ पे आप थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में याद रखें, यहाँ पे अगर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है तो हमारे पास तीन क्लासेस बनते हैं। क्यों? वो क्यों? एक प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, दूसरा एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट, तीसरा है जो आपको टोटल एट्रीब्यूट्स का फीचर बताता है कि इसमें टोटल एट्रीब्यूट्स कितने हैं। ठीक है, यहां पे दो एट्रीब्यूट्स है ए एन अल्फा, तो उसको रिप्रेजेंट करता है आपका एन। ठीक है, तो जब भी यहां पे आपके पास एक एट्रीब्यूट रहता है, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में आपके यहां पे तीन क्लासेस बनते हैं। दो एट्रीब्यूट्स रहते हैं, 9 क्लासेस बनते हैं। कैसे? एक तो एन हुआ ही हुआ, ये आपने याद रखना है, एन जरूर हमारे पास एक क्लास बनता है। उसके बाद ए बी हमारे पास प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट है, उसके बाद अल्फा बीटा हमारे पास एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट है, उसके बाद दोनों ए और बी दोनों हमारे पास प्रेजेंट है, ये भी हमारे पास प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट है। उसके बाद ए और बीटा भी हो सकता है, उसके बाद अल्फा और बी भी हो सकता है, उसके बाद अल्फा और बीटा भी हो सकता है। ये हमारे पास 9 क्लासेस बनते हैं। इसी तरह अगर आपके पास तीन एट्रीब्यूट्स हैं तो आपके पास 27 क्लासेस बनते हैं। फॉर्मूला यहां पे बनती है, यानी कि अगर आपके पास एक एट्रीब्यूट है तो तीन क्लासेस बनते हैं, दो एट्रीब्यूट होते हैं तो 3^2 which is equal to 9 आपके पास क्लासेस बनते हैं, तीन एट्रीब्यूट्स हो तो 3^3 which is equal to 27, तो 27 आपके पास क्लासेस बनते हैं। अब आपके पास फॉर्मूला ये बनती है कि आपके पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं उतने आपके पास क्लासेस बनते हैं, यानी कि 3^n आपके पास फॉर्मूला बनती है, where n represents number of attributes। इसमें आप जो है कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, जितने आपके पास एट्रीब्यूट्स है आपको पता चल सकता है टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितने बनते हैं इसमें। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए, आपके सामने कोई एमसीक्यू आता है कि आप बता दीजिए अगर किसी भी जो है डेटा के लिए हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स है, 5 एट्रीब्यूट्स है या फिर 10 एट्रीब्यूट्स है, तो आप हमें बता दीजिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितने बनते हैं। आपने क्लासेस एक एक करके नहीं बनाने हैं, बल्कि आपने ये सिंपल सी फॉर्मूला याद रखनी है, 3^n, यानी कि n की जगह आप नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स बताएंगे जो आपको दिए गए होंगे, तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ क्लासेस। जरा देखें यहाँ पे हमारे पास अगर दिया गया होगा नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आपके पास 7 है, तो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितने बनते हैं? 3^7। तो 3^7 अगर आप सॉल्व करेंगे, ये आपके पास बनता है 2187 क्लासेस। ठीक है, इस तरह से अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ क्लासेस कैलकुलेट करने होंगे, याद रखें फॉर्मूला 3^n, बहुत आसान सी फॉर्मूला है। इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। हमारे पास 0 ऑर्डर फ्रीक्वेंसी हो सकता है, ऑर्डर 1 फ्रीक्वेंसीज हो सकता है, ऑर्डर 2 फ्रीक्वेंसीज हो सकता है, ऑर्डर 3 फ्रीक्वेंसीज हो सकता है, और उसके बाद आगे भी हमारे पास ऑर्डर 4, ऑर्डर 5 एंड पॉली ऑर्डर भी हमारे पास हो सकते हैं। देखिए ऑर्डर 0 हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज है, यहां पे हमारे पास जो है कोई एट्रीब्यूट नहीं रहता है, यहां पे हमारे पास खाली n रहता है। ठीक है, ऑर्डर 0 में हमारे पास खाली n रहता है, जो हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितने रहते हैं इसमें। तो आपको जब भी पूछा जाए कि ऑर्डर 0 है, इसमें कितने फ्रीक्वेंसीज रहते हैं, ठीक है, तो आपके पास खाली n रहता है, तो यहाँ पे खाली आपके पास एक फ्रीक्वेंसी रहती है। उसके बाद ऑर्डर 1 में हमारे पास कितने फ्रीक्वेंसीज रहते हैं? देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसीज रहते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर 1 में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज आती है? एक आता है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, दूसरा आता है हमारे पास एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट। इसी तरह अगर बी हमारे पास एट्रीब्यूट होगा, इसका एब्सेंस भी इसके साथ होगा, सी हमारे पास एट्रीब्यूट होगा, इसका एब्सेंस भी हमारे पास होगा। इसी तरह ऑर्डर 2 में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? ऑर्डर 2 में हमारे पास एट ए टाइम 2 एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्डर 1 में एट ए टाइम एक एट्रीब्यूट प्रेजेंट होता है, ऑर्डर 0 में कोई एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं होता है, ऑर्डर 2 में हमारे पास एट ए टाइम 2 एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, या एक प्रेजेंट भी हो सकता है, एक एब्सेंट भी हो सकता है। देखें ए और बी दोनों प्रेजेंट है, ए और बीटा, ए प्रेजेंट है, बी एब्सेंट है, अल्फा बी,
ठीक है। ए जो है एब्सेंट है, उसकी जगह पे अल्फा हमने लिखा, और बी प्रेजेंट है, दोनों एब्सेंट है, अल्फा बीटा, ठीक है। ए और सी भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास ए और सी होगा, ए और गैमा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसी तरह अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं हम, अल्फा गामा भी लिख सकते हैं हम। तो ये सारे जो हैं ये हमारे पास ऑर्डर 2 है। आपने याद क्या रखना है कि आपके पास एट अ टाइम कितने एट्रीब्यूट्स है, वो बताते हैं आपके जो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर कितना है। ऑर्डर 3 में हमारे पास एट अ टाइम 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। आपने देखा हमारे पास पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होते हैं, कंट्रारी फ्रीक्वेंसीज क्या होते हैं। अब हमने ऑर्डर में देखना है कि हमारे पास एट अ टाइम कितने एट्रीब्यूट्स है। आपने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर गिनना है कि कितने यहाँ पे जो है एट्रीब्यूट्स है, अल्फाबेट्स हो या फिर आपके पास ग्रीक सिंबल्स हो, उनको गिनना है, तो आपको पता चलता है कि इसमें ऑर्डर क्या है, ठीक है। लेकिन सर ये तो ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी फॉर्मूला है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है एन जो है ये रिप्रेजेंट, मैंने आपको कहा था एन रिप्रेजेंट करता है आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास ये बनता है एट्रीब्यूट्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस रादर आप कह सकते हैं। अगर आपके पास एक एट्रीब्यूट होगा तो आपके पास 2 क्लासेस बनेंगे, ए और अल्फा, उसको एन रिप्रेजेंट करता है। अगर बी आपके पास एक एट्रीब्यूट होगा, उसके साथ बीटा होगा, तो ए बी और बीटा आपका जो है एन से रिप्रेजेंट होता है। इसी तरह देखें, अगर आपको कभी कभी इसके साथ जो है अलजेब्रा करना पड़ेगा, देखें ये हमारे पास ए है, इस ए एट्रीब्यूट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्यों इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास ए बी है, यहाँ पे मेरे पास ए बीटा है। जब हम इनको ऐड करते हैं, ये बी और बीटा एक दूसरे के पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स है, ठीक है। बी मींस प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट एंड बीटा मींस एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास ए बच जाता है। इसी तरह बी को भी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी आपको अगर वहां पे कुछ जो है पॉइंट्स इस तरह से दिए गए हैं तो आपको समझने में दिक्कत ना हो जाए, बल्कि आप उसमें अलजेब्रा करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ए बी है, यहाँ पे मेरे पास अल्फा बी है, तो ये ए और अल्फा जो है एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बी बचता है। और थोड़ा सा जो है इसमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ए है, इसको हम यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये हमारे पास ए बी है और ए बीटा है, ये ए बी और बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम ए के बराबर लिख सकते हैं। इसी तरह बी की जगह हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये मेरे पास ए और अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट है, तो बी बच जाता है। यहाँ पे अल्फा जो है इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास बी और बीटा कैंसिल हो जाएंगे और अल्फा आपके पास बचेगा, ये मेरे पास बीटा है, तो यहाँ पे ए और अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, तो यहाँ पे आपके पास बीटा बचता है। इस तरह से भी हम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें आपके पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ए बी सी, उसके बाद ए बी गैमा है हमारे पास, उसके बाद अल्फा बी है हमारे पास। देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है इसमें हम देखेंगे कॉमनलिटीज क्या है। यहाँ पे हमारे पास ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, ये यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे सी है, यहाँ पे हमारे पास गैमा है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट्स है, तो यहाँ पे आपके पास बचा है ए बी, तो ए बी यहाँ पे हमारे पास बचा और यहाँ पे हमारे पास है अल्फा बी। ए और अल्फा एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बी बचता है। इस तरह से अगर आपको कभी कभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हों वहाँ पे, तो आपको उनको सॉल्व करने के लिए कहा जाए, तो इस तरह से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अपोजिट्स को आप जो है कैंसिल करें और जो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं वो जो बचते हैं वो ही आपका फाइनल आंसर होगा। फॉर्मूला फॉर एनी ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। अब आपको क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, अगर आप जो है एग्जाम्स में देखें, अक्सर इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको पूछा जाएगा कि हमारे पास जीरो ऑर्डर के फ्रीक्वेंसीज कितने बनते हैं, ऑर्डर 1 के फ्रीक्वेंसीज कितने बनते हैं, ऑर्डर 3 के फ्रीक्वेंसीज कितने बनते हैं, ठीक है। ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपको जो आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको नंबर ऑफ क्लासेस के लिए बता दिया, हमारे पास सिंपल सी फॉर्मूला है 3n। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किसी भी ऑर्डर के फ्रीक्वेंसीज जो है, अगर आपके पास एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं तो कितने होंगे, वो हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए नंबर ऑफ nth ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज, अगर आपने किसी भी ऑर्डर की फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करने हैं, उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सी फॉर्मूला है NCR, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला है, मल्टीप्लाइड बाय 2r, ठीक है। इतने क्लासेस बनते हैं आपके पास किसी खास ऑर्डर के। अच्छा, यहाँ पे n रिप्रेजेंट करता है आपके पास टोटल एट्रीब्यूट्स कितने हैं, एट्रीब्यूट्स आपको दिए गए होंगे और यहाँ पे आपने ऑर्डर देना है r की जगह, यानी कि r रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर को, कौन से ऑर्डर के आपको फ्रीक्वेंसीज चाहिए, ठीक है। देखें अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारे पास जो NCR जो है
ठीक है, ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्बिनेशन में। NCR होता है बराबर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल क्या होता है? n फैक्टोरियल सिंपल, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये होता है हमारे पास n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 3 अप टू 1। ठीक है, तो 1 तक लेके जाते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। फॉर एग्जाम्पल आपको 3 फैक्टोरियल सॉल्व करना होगा तो ये होता है हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, 4 फैक्टोरियल होगा तो ये होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। इस तरह से हम फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर अब आपके पास कॉम्बिनेशन में 1 फैक्टोरियल होगा वो आपके पास 1 के बराबर होता है। अगर आपके पास 0 फैक्टोरियल होता है वो आपके पास डायरेक्टली 1 के बराबर होता है। इसको याद रखें आप। अगर आपके पास NCN होगा यानी कि ये और ये आपके पास बराबर होगा तो ये हमेशा आपके पास 1 के बराबर होता है। इसी तरह अगर NCR होगा, ये मैंने आपको बताया n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल के बराबर होता है। देखिए हम थोड़ा सा आगे एग्जाम्पल्स करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। जब भी आपको किसी ऑर्डर की फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करने होंगे तो क्या है आपके पास फॉर्मूला, मैं बता दूंगा। फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर 2 क्लासेस। हमें 2 ऑर्डर क्लास के देखने हैं कितने क्लासेस बनते हैं इफ द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज 2। हमारे पास एट्रीब्यूट्स 2 है और हमने बताना है इसमें ऑर्डर 2 के कितने क्लासेस बनते हैं। देखें, नंबर ऑफ ऑर्डर 2 क्लासेस की जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है NCR मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज पावर r। ठीक है, 2 रेज पावर r। तो n यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे दिए गए हैं 2 है हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो 2 लगाएंगे हम n की जगह। ठीक है, और C तो हमारे पास है ही कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला में, और R की जगह हम लगाएंगे कि हमारे पास कौन से ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो ऑर्डर 2 के चाहिए तो यहाँ पे हमारे पास जो है 2 रिप्लेस करेगा R को। इसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज पावर R। अभी मैं इसको 2 रेज पावर R को इसी तरह से रखता हूं, अभी मैं इसमें जो है वैल्यू नहीं डालता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया जब भी आपके पास ये n और r बराबर होगा ये हमेशा हमारे पास 1 के बराबर होगा। यहाँ देखें, ये अगर सॉल्व भी करेंगे आपको वैसे भी 1 मिलेगा, लेकिन ये आप डायरेक्टली याद रखें अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगे तो ये हमेशा 1 के बराबर होता है। यहाँ हमारे पास ये भी 2 है और ये भी 2 है तो ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, और 2 रेज पर r करता है रिप्रेजेंट कौन से ऑर्डर की आपको क्लासेस चाहिए, तो 2 की इसकी जगह डाल देंगे। 2 रेज पर 2 आपके पास 4 बनता है, 4 इंटू 1 4। तो ये आपके पास ऑर्डर 2 के क्लासेस आपके पास बनते हैं 4। ठीक है, ऑर्डर 2 के क्लासेस आपके पास कितने बनते हैं, 4। अच्छा, आप देख लीजिए क्या ये सही है या गलत है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे अभी हमने सॉल्व किया, मैं आपको बताता हूं, मुझे एक सेकंड दे आपको। अभी हमने देखें कि अगर आपके पास 2 एट्रीब्यूट्स होंगे तो आपके पास ऑर्डर 2 के कितने क्लासेस बनते हैं वो आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा अभी। देखें, ये मेरे पास ऑर्डर 2 एट्रीब्यूट्स है, इसमें मुझे देखने हैं 2 ऑर्डर के कितने क्लासेस बनते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 ऑर्डर के एक क्लास है, ये मेरे पास ऑर्डर 2 के दूसरे क्लास हो गई, ये मेरे पास ऑर्डर 3 की तीसरी क्लास होगी और ये मेरे पास ऑर्डर 4 की चौथी क्लास होगी। अगर आपके पास 2 एट्रीब्यूट्स है तो ऑर्डर 2 के आपके पास 4 क्लासेस बनते हैं। ऑर्डर 1 के कितने बनते हैं, यहाँ ऑर्डर 1 के हमारे पास 4 बनते हैं। ऑर्डर 0 के कितने बनते हैं, 1 बनता है ऑर्डर 0 का, वो है n। याद रखिए आपने ये चीज। तो जब भी आपको कैलकुलेट करना होगा, अब आपने ये क्लासेस नहीं बनाने जैसे यहाँ पे मैंने क्लासेस बनाए हैं, बल्कि सिंपली आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूला याद रखनी है। फॉर्मूला है हमारे पास NCR मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज्ड पावर r। आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर की क्लासेस। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जहां पे हमने कैलकुलेट करना है ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर यानी कि ऑर्डर 1 के क्लासेस हमने देखना है कितने हैं। कैलकुलेट द ऑर्डर 1 क्लासेस इफ द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज 2। तो आपके पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स 2 दिए गए हैं, आपने ऑर्डर 1 के क्लासेस जो है वो देखने हैं इसमें कितने हैं। अभी हमने ऊपर देखा वहां हमारे पास 4 थे, हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 4 आता है कि नहीं। फॉर्मूला है NCR मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज्ड पावर r। तो n की जगह हम जो है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स डाल देते हैं, वो है 2c, और r की जगह हम जो है कौन से ऑर्डर की चाहिए 1 डालेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज पावर r की जगह हम 1 डाल देंगे। ये देखिए हमारे पास बना 2c1 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज पावर 1। 2 रेज पावर 1 आपके पास 2 ही हुआ, तो 2c1 को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये देखें हमारे पास जो भी है NCR, तो ये हम कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बताया। n फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल दैट इज 2 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई r फैक्टोरियल। देखें ये 2 फैक्टोरियल आपके पास 2 into 1 बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2 माइनस 1 फैक्टोरियल
विच इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर ही होता है, यहाँ भी 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर ही होता है। ठीक है, ये देखें 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये आपके पास 1 के बराबर हो जाएगा, और ये आपके पास बन जाएगा 2, और ये हमारे पास 2⁻1 2 के बराबर ही होता है, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4। हमने अभी ऊपर देखा था कि 1 ऑर्डर फर्स्ट के भी क्लासेस हमारे पास 2 एट्रीब्यूट की सूरत में 4 ही बनते हैं, ऑर्डर 2 के भी हमारे पास 4 ही बनते हैं। देखिए एक और हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्डर 2 क्लासेस इन इफ द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज 3। आपको ऑर्डर 2 के क्लासेस देखने हैं अगर आपके पास एट्रीब्यूट्स 3 होंगे तो। देखिए आपके पास सिंपल फॉर्मूला है NCR मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ पावर r, तो n की जगह आपने जो है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स 3 को सब्सटीट्यूट करना है, और r की जगह जो है आपने सब्सटीट्यूट करना है 2 को। ऑर्डर 2 की क्लासेस चाहिए आपको, इसी तरह यहां भी r की जगह आप जो है 2 को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अब आपके पास बना ये 3c2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ पावर 2, तो ये आपके पास 3c2 कैसे सॉल्व करेंगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये सॉल्व करना है, और उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है 2 रेज़ पावर 2। ठीक है, जरा ये सॉल्व करेंगे, आपके पास बन जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6, तो आपके पास ऊपर बन गया 6, नीचे क्या बन जाएगा 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 3 माइनस 2 हो गया 1, तो 1 फैक्टोरियल आपके पास 1 ही बना, मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल आपके पास 2 ही बनता है। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 1 2 ही होता है, इंटू 2 रेज़ पावर कितना है हमारे पास 2 रेज़ पावर 2। ठीक है, अब देख लीजिए ये हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 2 रेज़ पावर 2 कितना बना 4, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, तो ये आपके पास 12 बनता है। ठीक है, ये देख लीजिए आपके पास 12 नंबर ऑफ क्लासेस बनते हैं ऑर्डर 2 के, अगर आपके पास एट्रीब्यूट्स 3 होंगे तो। आई एम श्योर कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सिंपल से आपके पास फॉर्मूला है NCR मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़्ड पावर r। कभी कभी वो डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछते हैं कि जनाब किसी भी ऑर्डर के फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करने के, किसी भी ऑर्डर के क्लासेस कैलकुलेट करने के, अगर आपके पास एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं तो उसके लिए कौन सी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखें NCR मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़्ड पावर r। इसके बाद आता है हमारे पास कंटिजेंसी मैट्रिक्स। कंटिजेंसी मैट्रिक्स क्या होता है, ये जो हमने फ्रीक्वेंसीज बनाते हैं, इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कंटिजेंसी टेबल। कंटिजेंसी टेबल से हम बहुत सारे जो है यूटिलाइजेशंस ले सकते हैं, बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखें ये मेरे पास एक कंटिजेंसी टेबल है। कंटिजेंसी टेबल जो है ये शो करता है रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स। जो हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं या 2 से ज़ायद भी हो सकते हैं, कंटिजेंसी टेबल जो हमारे पास 2 से ज़ायद एट्रीब्यूट्स का, 3 एट्रीब्यूट्स का भी हो सकता है, 4 एट्रीब्यूट्स का भी हो सकता है, लेकिन जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप शो करने के लिए हम कंटिजेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं। पहली बार ये कार्ल पियर्सन ने स्टार्ट की थी, थ्योरी ऑफ कंटिजेंसी उन्होंने दी थी, रिलेशन टू एसोसिएशन एंड नॉर्मल कोरिलेशन। तो यहाँ पे हम एसोसिएशन देखते हैं डेटा का इसके द्वारा, और कोरिलेशन देखते हैं, अगर रिलेशन है डेटा के दरमियान वो हम देखते हैं यूजिंग कंटिजेंसी मैट्रिक्स। ये कंटिजेंसी टेबल जो हमारे पास है, कंटिजेंसी मैट्रिक्स जो है हमारे पास, इसको या तो कभी हम कंटिजेंसी टेबल कहते हैं या फिर कंटिजेंसी मैट्रिक्स कहते हैं, या कभी कभी क्रॉस टैबुलेशन या क्रॉस टैब भी कहते हैं। याद रखें, कभी कभी क्रॉस टैबुलेशन भी कहते हैं, कभी क्रॉस टैब भी कहते हैं। अब देख लीजिए, अगर हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स है तो हम इसके लिए जो है 9 स्क्वायर टेबल बनाते हैं, या फिर हम इसको 2 क्रॉस 2 टेबल भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास 3 एट्रीब्यूट्स है तो उसको हम 27 स्क्वायर टेबल कहते हैं। ठीक है, या फिर 3 क्रॉस 3 टेबल भी कहते हैं। अब देख लीजिए, ये मेरे पास कंटिजेंसी टेबल है, ये मेरे पास कंटिजेंसी टेबल है, यहाँ पे मैं इस तरह से बनाता हूँ कंटिजेंसी टेबल को। ठीक है, ये मेरे पास एक एट्रीब्यूट हुआ, उसका एब्सेंस हुआ, और उसके बाद इसका जो है रो टोटल। इसी तरह यहाँ पे मैं दूसरा एट्रीब्यूट लेता हूँ, उसका एब्सेंस लेता हूँ, यहाँ पे कॉलम टोटल। ठीक है, ये देख लीजिए। अगर अब जब मैंने ये बनाया, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, थोड़ा सा सॉल्व करके थोड़ा सा आपको समझ आ जाए। देखिए यहाँ पे मैं इसको बनाता हूँ, ये मेरे पास, ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक एट्रीब्यूट है, उसका एब्सेंस है। ठीक है, यहाँ दूसरी साइड में मेरे पास एक एट्रीब्यूट है, उसका एब्सेंस है। अब देख लीजिए, ये मेरे पास टोटल है, रो टोटल, और ये मेरे पास कॉलम टोटल है। याद रखें, ये अगर ये कॉलम, ये मेरे पास सेल जो है यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, एक तो इस साइड से ए आता है, इस साइड से बी आता है, ये मेरे पास ए बी बनता है। ठीक है, इसमें क्या बनेगा, इस साइड से अल्फा आता है, इस साइड से बी आता है, तो ये मेरे पास अल्फा बी बनेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ से ए आता है और यहाँ से बीटा आता है, ये मेरे पास ए बीटा बन जाएगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, यहाँ से अल्फा है,
इस कॉलम वैल्यू और यहाँ से रो वैल्यू आपका बीटा है, तो ये आपके पास अल्फा बीटा बन जाएगा। अगर हम इसको टोटल करेंगे, ये मेरे पास ए बी है, ये मेरे पास अल्फा बी है, ठीक है। तो ए और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास बी बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह ये मेरे पास ए है, ये अल्फा है, यहाँ पे मेरे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये मेरे पास बीटा बन जाएगा। अगर इस तरह से देखेंगे तो ये मेरे पास जो है यहाँ पे ए बी है मेरे पास, और यहाँ पे ए बीटा है, बी और बीटा कैंसिल हो जाएंगे, ये मेरे पास ए बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पे बी और बीटा कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास बच जाएगा अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एन है ये हमारे पास ओवरऑल टोटल बन जाता है। इस तरह से हम कंटिंजेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं। ज़रा आप अच्छी तरह से क्लियरली यहाँ पे मैंने बनाया हुआ, इसी तरह देखें, यहाँ पे मैंने ए लिया है, अल्फा लिया है, यहाँ पे बी लिया है, बीटा लिया है। यहाँ पे कौन सा वैल्यू आ जाएगा, ए यहाँ से आएगा और ये बी आ जाएगा यहाँ से, तो ये मेरे पास ए बी बन जाएगा। यहाँ से अल्फा है, यहाँ से बी है, तो ये मेरे पास अल्फा बी बन जाएगा। यहाँ से ए है, यहाँ से बीटा है, ए बीटा बन जाएगा। यहाँ से अल्फा है, यहाँ से बीटा है, तो अल्फा बीटा बन जाएगा। ज़रा इनको सम करें, सम करके देखते हैं। ये मेरे पास ए और, मैं क्यों वो अर्थमेटिक आपको समझा रहा था, इसीलिए ये ए और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास बी बच जाएगा, ये बीटा बच जाएगा। यहाँ पे मेरे पास ए और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास बीटा बचा। यहाँ पे देखें, अगर हम कॉलम टोटल में देखें, ये मेरे पास ए बच जाएगा, बी और बीटा कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास बी और बीटा कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास अल्फा बच जाएगा। ये मेरे पास एन यानी कि टोटल पॉपुलेशन जो है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल टोटल, जो ग्रैंड टोटल हम टेबल्स में बनाते हैं ना, वही ग्रैंड टोटल होता है ये। अच्छा, अब आपने याद रखना है अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज, एक चीज़ है, एक टर्म है जो आपको कभी पूछी जा सकती है। अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज वो होती है जो हाईएस्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज होते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज है, देखें हाईएस्ट ऑर्डर क्या होता है, कितने होते हैं ब्रैकेट के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं। यहाँ पे मेरे पास हाईएस्ट ऑर्डर ये है कि इसमें 2 एट्रीब्यूट्स है, यहाँ पे भी ये भी है, ये भी है और ये भी है। इनको हम कहते हैं अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज। अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज आर दोज फ्रीक्वेंसीज विच आर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है, जो हाईएस्ट ऑर्डर के हो। तो यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर के फ्रीक्वेंसीज यही 4 बनते हैं। अगर आपको अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करने को पूछा जाए तो उसके लिए आप फॉर्मूला याद रखिए 2n, ठीक है, 2n, वायर n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे मेरे पास 2 एट्रीब्यूट है a और b, तो 2 करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, तो 2 इज इक्वल टू 4, तो आपके पास 4 यहाँ पे अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज बन जाएंगे। अगर आपके पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं तो 2 बन जाएगा, वहां पे आपके पास उस सूरत में 8 अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज बन जाएंगे। क्लियर है ये कंटिजेंसी टेबल किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से हम इसको बना सकते हैं आसानी तरीके से, ठीक है। अब हम कंटिजेंसी टेबल पे कुछ जो है एग्जाम्पल्स करेंगे। देखिए, इफ a इज इक्वल टू 40, आपके पास a का वैल्यू दिया गया है, ए बी आपके पास 50 दिया गया है, b आपके पास 80 दिया गया है, n आपके पास दिया गया है। फाइंड आउट द रिमेनिंग वैल्यूज। आपने रिमेनिंग वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमने रिमेनिंग वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं इनको यहां से हटा दूंगा, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए कैलकुलेट करने में। देखें, यहाँ पे मेरे पास a 40 है, तो मैंने a का वैल्यू यहाँ पे 40 डाल दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास ए बी का वैल्यू दिया गया है 50, तो ए बी का वैल्यू मेरे पास 50 दिया गया है। b का वैल्यू मेरे पास 80 है, तो b का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 80 दिया गया है। n का वैल्यू मेरे पास 160 है, तो n का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 160 दिया गया है। वो मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किए। उसके बाद रिमेनिंग वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करने। देखिए, मैं यहाँ पे अगर सम करना चाहूँ तो ये मेरे पास 40 बनता है टोटल, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 50 है, ये 40 तभी बनेगा जब यहाँ पे हमारे पास -10, 50 में से -10 हो जाएगा। 50 में से -10 किया हमने तो ये 40 बन जाएगा, तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास 50 है, यहाँ पे 80 है, तो कितना कम पड़ता है 80 बनाने के लिए, या फिर आप इसमें से ये इसको माइनस कर सकते हैं, 80 - 50 विच इज इक्वल टू 30। ये पी वैल्यू अपनी कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह अब आपके पास ये -10 आ गया, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे आपने 30 कैलकुलेट कर लिया ये। इसके बाद जो है ये मेरे पास 160 है, ये मेरे पास 40 है, तो ये आपके पास 120 बन जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास 120 है, ये 30 है, तो ये आपके पास कितना बनना चाहिए, ये आपके पास 90 बनना चाहिए, तभी ये आपके पास 120 आ जाएगा। इसी तरह ये मेरे पास 160 है, ये आपके पास 80 है, तो यहाँ पे 80 की कमी है, तभी ये 160 बन जाएगी। आपको समझ आ रहा है ना, 80 + 80 इज 160। ये सिंपल कैलकुलेशन है, प्लस माइनस है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो इस तरह से आप रिमेनिंग वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, तो वन शॉट लेक्चर में मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द आपका जो है ये सारा रिवाइज करूँ। दूसरा आपके पास एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि और जो है ये चीज़ें आपको याद आएँ। इफ द वैल्यूज ए बी इज इक्वल टू 60, यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यूज दिए गए हैं। ए बीटा इज इक्वल टू 40, अल्फा बी इज इक्वल टू 30, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 20, फाइंड आउट द रेस्ट वैल्यूज। यहाँ पे भी हमने रेस्ट ऑफ द वैल्यूज कैलकुलेट
करने हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो है हमारे पास जो ये क्वेश्चन। ठीक है, आप देखें यहाँ पे मेरे पास ये 60 है, ये 30 है, 60 प्लस 30 इज 90, तो ये मेरे पास 90 वैल्यू आ गई। ये मेरे पास 40 है, ये 20 है, 40 प्लस 20 60, तो ये मेरे पास ये वाली भी आ गई। ठीक है, इसी तरह से जो है यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं 60 प्लस 40 इज 100, तो ये मेरे पास 100 आ जाएगी। ये मेरे पास 30 है, ये 20 है, तो 20 प्लस 30 इज 50, तो ये मेरे पास 50 आ गई। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास ये 90 है, ये 60 है, ये मेरे पास 150 बन जाएगी। इस तरह से सिंपली आप इनको प्लस माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क में आपने ये कैलकुलेट करना है कि आपके पास ए दिया गया है, बी दिया गया है, उसके बाद बीटा दिया गया है, अल्फा दिया गया है। आपने बाकी जो है अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ आपने एन को भी कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएं, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के बाद ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट करके जो है आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अब एप्लीकेशंस, ये जो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स हम पढ़ते हैं, ये जो हम कंटिन्यूटी टेबल वगैरह पढ़ते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पे ये हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो है एप्लीकेशंस की वो है कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। क्या डेटा कंसिस्टेंट है, सही है या गलत है, वो उसका जो है फैसला हम इसी के बिना पे करते हैं, कंटिन्यूटी टेबल की बिना पे ही, यानी कि थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स के बिना पे ही। अच्छा, सबसे पहला रूल जो आपने याद रखना है, नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन बी नेगेटिव, फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी क्लास शुड बी ग्रेटर देन 0। यानी कि अगर अभी हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाए ऊपर या कंटिन्यूसी टेबल बनाए ऊपर, जहां पे मैंने आपको बताया कि हमारे पास कुछ वैल्यूज नेगेटिव भी आ गई, हमारे पास कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आ गए। अगर कोई भी वैल्यू, कोई एक भी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, इसका मतलब है ये डेटा कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंसी के लिए पहला रूल याद रखना है कि कोई भी डेटा आइटम नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल, नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन बी ग्रेटर देन एन, या मैंने यहां पे और लिखा है, या कोई भी क्लास फ्रीक्वेंसी एन से बढ़कर नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई क्लास फ्रीक्वेंसी एन से बढ़कर होगी तो उसका नेक्स्ट क्लास फ्रीक्वेंसी नेगेटिव होगी ही होगी। यानी कि दो में से एक रूल जो है को आप देख सकते हैं, या तो कोई भी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, या तो कोई भी फ्रीक्वेंसी एन से बढ़कर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि हर एक फ्लैश फ्रीक्वेंसी जो है या तो n के बराबर हो सकती है या फिर n से कम हो सकती है, लेकिन n से बढ़कर नहीं हो सकती है। दोनों रूल को आप याद रखें, दो में से कोई भी फॉलो होता है तो इसका मतलब है आपका डेटा कंसिस्टेंट है। देख लेते हैं, डेटा हमारे पास कंसिस्टेंट है। आपको एक डेटा दिया जाता है, डिटरमाइन इफ द कंसिस्टेंसी ऑफ द गिवन डेटा। आपके पास डेटा दिया गया है, वैल्यूज दिए गए हैं, आपने बताना है ये डेटा कंसिस्टेंट है कि नहीं। ठीक है, ये देख लीजिए, आपके पास कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, ए बीटा आपके पास जो है 70 दिया गया है। ठीक है, जो हमारे पास वैल्यूज नहीं दी गए हैं मैं उनको जो है क्लियर करने की कोशिश करूंगा ताकि हम कैलकुलेट करके आपको बताएं। ठीक है, ये देखें, आपके पास ए बी हम बीटा हमारे पास 70, अल्फा बी है हमारे पास 40, अल्फा बीटा 60 है, बी हमारे पास 100 है। देख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास अल्फा बी है 40, अल्फा सॉरी बी है हमारे पास 100 है, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 माइनस 40, ये हमारे पास 60 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये मेरे पास ए बीटा हमारे पास 70 है, ये हमारे पास 60 है, तो इनका सम करेंगे, 70 प्लस 60 इज 130, तो ये आपके पास 130 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास 60 है, ये 70 है, ये हमारे पास बन जाएगा 130। इसी तरह ये मेरे पास 40 है, ये 60 है, ये मेरे पास 100 बन जाएगा, तो ये मेरे पास 100 एंड 130 आ गया, तो ये मेरे पास 230 बन जाएगा। ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर दी। जब हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर दी, यहाँ पे मेरे पास कोई भी वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं आती है, तो नेगेटिव कोई भी वैल्यू नहीं आती है, हम कह सकते हैं कंक्लूजन में कि नो फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव नॉर एनी फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एन। आपने दो में से एक ही चेक करना है, तो कोई भी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं है तो आप कह सकते हैं डेटा इज कंसिस्टेंट। ठीक है, इसी तरह फाइंड आउट इफ द डेटा इज कंसिस्टेंट और नॉट, वैल्यूज आर गिवन। आपके पास n दिया गया है 300, उसके बाद आपके पास a दिया गया है, b दिया गया है, a b दिया गया है। आपने बताना है ये डेटा कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, इस देख लीजिए हमारे पास जो है वैल्यूज दिए गए हैं। ठीक है, बाकी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देख लीजिए हमारे पास वैल्यूज दिए गए हैं, बाकी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें, ये मेरे पास जो है, देख लीजिए ये 170 है, ये 180 है, 180 माइनस 170, ये आपके पास 10 आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास 170 है, ये 200 है, इसका मतलब है ये 30 होना चाहिए, क्योंकि 200 माइनस 170 आपके पास 30 आ जाता है। इसी तरह जो है
ये आपके पास 180 है, ये 300 है, तो 300 माइनस 180 ये आपके पास 120 बन जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब ये आपके पास 30 है, ये 120 है, 30 माइनस 120 ये आपके पास 90 आना चाहिए। अब आपके पास सारे वैल्यूज आ गए, सॉरी ये 10 है, ये 90 है, तो ये आपके पास 100 आ जाएगा। सारे वैल्यूज आपके पास आ गए। जब सारे वैल्यूज आपके पास आ गए, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करके देखें अभी, ये वैल्यू में से देखें कोई भी वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है। जब कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, डेटा इज कंसिस्टेंट। ठीक है, सिंपली आप इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और डेटा दिया गया है, यहाँ पे देखें हमारे पास डेटा है, तो यहाँ हमारे पास n का वैल्यू दिया गया है, ए बी, उसके बाद ए बी हमारे पास दिया गया है। तो हमने बताना है कंसिस्टेंट है डेटा कि नहीं। तो किस बिना पे आप कहेंगे, देखिए हम यहाँ पे मैट्रिक्स बनाते हैं, कंटिजेंसी मैट्रिक्स जल्द से जल्द बनाते थे हम। इस तरह से हम कंटिजेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे, ए अल्फा कर दिया, बी बीटा कर दिया, उसके बाद ए बी अल्फा बी, ए बीटा अल्फा बीटा, और यहाँ पे हम जो है बी और बीटा लिख सकते हैं और एन लिख सकते हैं। ये आप जो है एक बार ये एट्रीब्यूट्स लिखेंगे ना, तो फिर आप ये जो है खुद बना सकते हैं, ये इजी है। फिर आप देख लीजिए, जो ही आपने कंटिजेंसी मैट्रिक्स बनाए, कुछ वैल्यूज दिए गए हैं हमारे पास। ठीक है, तो जो कैलकुलेट करने हैं वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे। देख लीजिए, ये हमारे पास वैल्यूज कुछ दिए गए हैं। ये मेरे पास 300 है, ये 170 है, तो 170 में से 300 में से 170 माइनस करेंगे, ये आपके पास 130 बन जाएगा। ठीक है, 130 आपने कैलकुलेट किया। इसी तरह ये आपके पास 170 है, ये 280 है, 280 माइनस 170 ये आपके पास 110 बन जाता है। ये आपके पास वैल्यूज आ गए। इसके बाद ये देखिए, ये हमारे पास 300 है, ये हमारे पास 400 है, ये आपके पास 400 माइनस 300 ये आपके पास 100 बन जाएगा। ये वैल्यू भी आपके पास आ गई। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास 100 आ गई, ये आपके पास 110 आ गई ऑलरेडी। ठीक है, तो 110, 100 में से 110 माइनस करेंगे तो ये आपके पास -10 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, देखें हमने कैलकुलेट कर लिए सारे सारे वैल्यूज। यहाँ पे हमारे पास ये अल्फा बीटा जो है, एक भी हमारे पास नेगेटिव आया तो हम कह देंगे डेटा इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इस तरह से हैं जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों हमारे पास एक भी वैल्यू जो नेगेटिव हो, हम कह सकते हैं कि डेटा इनकंसिस्टेंट है। कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं हो, हम कह सकते हैं डेटा कंसिस्टेंट है। अब आपके पास ये एग्जांपल है होमवर्क के लिए, इसको आप करें और मुझे बताएं कि डेटा कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, अब ये याद रखनी है सिंपल ट्रिक। एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज दी गई है, तो कोई भी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी अगर नेगेटिव नहीं है तो आप कह सकते हैं कि डेटा कंसिस्टेंट है। चेक फॉर अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज इफ एनी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव। अगर कोई भी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है देन डेटा इज इनकंसिस्टेंट, अदरवाइज नॉट। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये डेटा दिया गया है, देख लीजिए मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, हमारे पास अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज कितने बनती हैं, 4। हाईएस्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज हमारे पास ऑर्डर 2 के बनती है ना, यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया था ऊपर। तो ये जो हमारे पास ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज बनती हैं, अगर ये ही नेगेटिव नहीं होंगी तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि डेटा कंसिस्टेंट है कि नहीं। ये मेरे पास डेटा दिया गया है, ए बी इज इक्वल टू 100, अल्फा बी इज इक्वल टू 40, ए बीटा इज इक्वल टू 30, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 60। अगर हम टेबल बनाते हैं तो अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज भी यही बनती है ना हमारे पास। देखें मैं आपको फिर से बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा आप भी ध्यान रखें। ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स है, ये ए अल्फा और ये हमारे पास जो है बी बीटा। ठीक है, ये मेरे पास बन जाएगा ए बी, ये मेरे पास बन जाएगा अल्फा बी, ये मेरे पास बन जाएगा ए बीटा, ये मेरे पास बन जाएगा अल्फा, यहाँ से आएगा ये बीटा आ जाएगा तो अल्फा बीटा। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास बनता है ए और अल्फा जाएगा तो ये मेरे पास बी बच जाएगा। इसी तरह ए और अल्फा जाएगा तो ये मेरे पास बीटा बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ए बन जाएगा, ये मेरे पास जो है बीटा बन जाएगा। ठीक है, सॉरी अल्फा बन जाएगा। अब देख लीजिए, ये मेरे पास जो है अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज ये 4 बनते हैं, यही 4 ए बी अल्फा बी ए बीटा अल्फा बीटा, यही 4 मेरे पास अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी, यही 4 चेक करने हैं आपको। ठीक है, अब देख लीजिए ये 4 के वैल्यूज आपके पास दिए गए हैं, कोई इनमें से नेगेटिव है, इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है। तो क्वेश्चन को बिना जो है एनालाइज करें, आप डायरेक्टली देख के कह सकते हैं कि जनाब ये डेटा कंसिस्टेंट है कि नहीं है। इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, आप डायरेक्टली कह सकते हैं नो अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव देयरफॉर डेटा इज कंसिस्टेंट। इस तरह से आप क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे, बिना कोई कंटिजेंसी मैट्रिक्स बनाए जो है डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि डेटा कंसिस्टेंट है कि नहीं। इसी तरह का एक और इसी तरह पे मैंने एक और क्वेश्चन बनाया है। आपके पास ये अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, आपने बताना है डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं है। ये था कंसिस्टेंसी का चेक कि हम चेक कर सकते हैं कि डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं है। इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन डेटा, इंडिपेंडेंट है डेटा या फिर एसोसिएटेड है डेटा, वो हम देखते हैं।
वो हम देखते हैं यूजिंग थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये और एक एप्लीकेशन है इसकी। एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रिलेशन बिटवीन देम। एट्रीब्यूट्स को हम इंडिपेंडेंट तब कहते हैं जब उनके दरमियान कोई भी रिलेशन नहीं है। एग्जाम्पल, जेंडर एंड सक्सेस, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी जेंडर का, ठीक है, किसी भी जेंडर का कोई हो वो सक्सेस पा सकता है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। ब्यूटी और इंटेलिजेंस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई खूबसूरत हो सकता है लेकिन उसका जो है वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं हो सकती है, और कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी और ये ज़रूरी नहीं है कि वो खूबसूरत भी होगी, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते तब हम कहते हैं कि ये जो है ये एसोसिएटेड है, लेकिन ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। कोई कितना भी खूबसूरत हो, इससे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट भी होगा, ठीक है। और नॉर्मली ये हमने देखा है कि ये ऐसा ही होता है कि जो जो ज़्यादा खूबसूरत होता है वो इंटेलिजेंट कम ही होता है, ठीक है। इसलिए इनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं होता है। ये मैं जनरली कहता हूँ, ये कोई फैक्ट नहीं है। तो ये चीज़ें आप याद रखें कि ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जो कनेक्टेड ना हो, कोई भी रिलेशन नहीं हो इनके दरमियान, तो इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स, या फिर हम कहेंगे डेटा, यहाँ पे डेटा हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट है। टू एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी एसोसिएटेड। अब दो एट्रीब्यूट्स को हम एसोसिएट कब कह सकते हैं? इफ दे आर रिलेटेड इन वन वे और अदर, अगर वो किसी भी तरह से एक दूसरे से एसोसिएट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास दो एसोसिएशन हो सकती हैं। एसोसिएटेड अगर होंगे या तो पॉजिटिवली एसोसिएटेड होंगे या फिर नेगेटिवली एसोसिएटेड होंगे। पॉजिटिवली एसोसिएटेड होंगे मतलब प्रेजेंट और एब्सेंट टुगेदर, या अगर होंगे तो दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे, अगर एब्सेंट होंगे तो दोनों एक साथ एब्सेंट होंगे। उसको कहते हैं जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। पॉजिटिव एसोसिएशन, साथ होंगे या फिर साथ मरेंगे, ये यानी कि दोनों प्रेजेंट होंगे एक साथ या फिर दोनों एब्सेंट होंगे एक साथ, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। अगर एम्प्लॉयमेंट होगी तो पॉवर्टी नहीं होगी, ठीक है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो पॉवर्टी भी होगी, ठीक है। अगर एम्प्लॉयड होगा तो रिच होगा, अगर अनएम्प्लॉयड होगा तो पुअर होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये साथ साथ जाते हैं, इनको हम कहते हैं पॉजिटिव एसोसिएशन। अच्छा, नेगेटिव एसोसिएशन क्या है? एजुकेशन एंड इग्नोरेंस। एजुकेशन, गलतफहमी है, ये है सबसे बड़ी गलतफहमी, ये हमने पाल रखी है कि जो पढ़ना लिखना जानता हो तो वो जो है उसको हम एजुकेटेड कहते हैं। लेकिन एजुकेशन होता है चेंज इन बिहेवियर, आपके बिहेवियर में चेंज कैसा है, इंटरनल एक्सटर्नल बिहेवियर में आप कैसे चेंज है, आप लोगों के साथ जो है आप लोगों के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, आपका उठना बैठना कैसा है, आपके दिल में लोगों के लिए खलिश है, अपने दिल में आपने लोगों के लिए जो है कोई हसद वगैरह तो नहीं पाला है, उससे हम कहते हैं रियल एजुकेशन। कि अगर आपका दिल हर एक के लिए साफ होगा, हर एक के लिए आप अच्छा चाहते हैं, अपने सोसाइटी के लिए अच्छा चाहते हैं, उसको हम कहते हैं रियल एजुकेशन। पॉजिटिव चेंज इन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल बिहेवियर। अगर एजुकेटेड होगा प्रॉपरली तो उसका मतलब है वो इग्नोरेंट नहीं होगा, ठीक है। तो एजुकेशन और इग्नोरेंस जो है वो साथ साथ नहीं जाती है, या तो इग्नोरेंट होगा या फिर एजुकेटेड होगा। अगर एजुकेटेड होगा रियल मानों में, यानी कि पढ़ना लिखना छोड़ दें आप, ठीक है, लेकिन मैं रियल एजुकेशन की बात कर रहा हूं जहां पे आपका ज़मीर जिंदा हो जाता है। तो अगर एजुकेशन होगा तो इग्नोरेंस नहीं होगी, अगर इग्नोरेंस है तो फिर वो एजुकेटेड नहीं है। तो ये हमारे पास है नेगेटिव एसोसिएशन, जहां पे एक अगर प्रेजेंट होगा तो दूसरा एब्सेंट होगा। अच्छा, ठीक है, ये सारा जो है फिलॉसफी देख ली हमने। मेथड कौन सा है ये चेक करने का कि डेटा एसोसिएटेड है या नहीं है, डेटा इंडिपेंडेंट है या नहीं है? उसके लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं। तीनों मेथड्स में आपको एक एक करके बता दूंगा, बड़ा आसान है हमारे पास ये देखना। सबसे पहला है हमारे पास प्रोपोर्शन मेथड, जहां हम रेशो देखते हैं। प्रोपोर्शन मेथड में हम क्या देखते हैं? देखिए, अगर हमारे पास ए बी कंडेंसेंसी टेबल हम देखते हैं, तो हमारे पास अगर ए बी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय बी, इसी तरह ये बराबर अगर होगी ए बीटा डिवाइडेड बाय बीटा के बराबर, तो हम कहते हैं ये डेटा इंडिपेंडेंट है। अगर ए बी डिवाइडेड बाय बी इज ग्रेटर देन ए बी डिवाइडेड बाय बीटा, ठीक है, सॉरी ए बीटा डिवाइडेड बाय बीटा, यहाँ पे इसको प्लीज इसको करेक्ट करें, ठीक है, ये टाइपिंग है या लिखने में गलती हो गई है, सॉरी। तो ये ए बीटा डिवाइड बाई बी के बी जो है ये इससे छोटा होगा, यानी कि ए बी डिवाइड बाई बी बड़ा होगा एज कम्पेयर टू ए बीटा डिवाइड बाई बीटा, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एसोसिएशन। तीसरा केस क्या है? अगर ए बी डिवाइडेड बाई बी जो है ये अगर लेस होगा ए बीटा डिवाइडेड बाई बीटा के, तो हम कहते हैं इनके दरमियान नेगेटिव एसोसिएशन है ना? आसान, तीन ही चीजों को आपको याद रखना है, सेम फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है।
मैं कुछ देर के लिए आपको जो है ये बुला देता हूँ, सिंपली आपको कहूँ, आपने याद रखना है ए बी डिवाइडेड बाई बी, ये जो है इसको किसके साथ कंपेयर करना है, ए बीटा डिवाइडेड बाई बीटा के साथ, ठीक है, सिंपली इसके साथ आपने कंपेयर करना है। अब देख लीजिए, अगर ये बराबर होगा तो इंडिपेंडेंट है, ये डेटा इंडिपेंडेंट है। अगर ये बड़ा होगा इससे तो हम कहेंगे पॉजिटिव एसोसिएशन है। अगर ये ही बड़ा होगा, लेफ्ट राइट वाला बड़ा होगा एज कंपेयर टू लेफ्ट, तो ये हम कहेंगे इसमें नेगेटिव एसोसिएशन है। बस ये चीज़ें आप याद रखनी है प्रोपोर्शन मेथड में। अब देखते हैं, अगर ये हमारे पास, ये हमने देखा इसमें जो है कोई भी हमारे पास रूल फॉलो होता है तो हम कहेंगे अल्फा बीटा, ए बीटा, अल्फा बी और आल्सो इंडिपेंडेंट। तो बाकी भी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं वो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आप देख लें, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज ए बी हमारे पास 100 है, बी हमारे पास 10 है, ए बीटा हमारे पास 150 है, बीटा हमारे पास 15 है। फाइंड आउट हाउ ए एंड बी आर एसोसिएटेड। हमें बताना है ए और बी कैसे एसोसिएटेड है, ठीक है। आप देख लीजिए, मुझे क्या करना है, सिंपली जो मुझे देखना है वो है ए बी डिवाइडेड बाई बी, किसके साथ ही इसको कंपेयर करना है, ए बीटा डिवाइडेड बाई बीटा, ठीक है, इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। ये मैं देखता हूँ, अब मेरे पास ए बी क्या दिया गया है, बी क्या दिया गया है, ए बीटा क्या दिया गया है, बीटा क्या दिया गया है, इसको मैं कंपेयर करता हूँ। देखिए, ये मेरे पास ए बी बाई बी क्या आता है, 100 डिवाइडेड बाई 10, 100 है ए बी का वैल्यू, 10 है 10 का बी का वैल्यू, तो ये मेरे पास 10 आता है, ठीक है। इसी तरह ए बी डिवाइडेड बाई बीटा देखता हूँ मैं, इसका वैल्यू ए बी बीटा हमारे पास है 150, बीटा हमारे पास है 15, ये हमारे पास 10 आता है। इसका मतलब है ए बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू ए बीटा डिवाइडेड बाई बीटा। ये जब दोनों बराबर है तो उस सिलसिले में हम कह सकते हैं कि ये डेटा जो है इंडिपेंडेंट है, यानी कि ए और बी जो है हमारे पास एट्रीब्यूट्स वो इंडिपेंडेंट है, उनके दरमियान कोई भी एसोसिएशन नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे भी मेरे पास ए बी दिया गया है, बी दिया गया है, ए बीटा दिया गया है, बीटा दिया गया है। आपने बताना है एसोसिएशन क्या है। सबसे पहले ए बी डिवाइड बाई बी में कैलकुलेट करूँ, ये मेरे पास आ जाता है 200 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, ये हमारे पास 20 बना। इसी तरह ए बीटा डिवाइड बाई बीटा, ए बीटा हमारे पास 250 है, बीटा हमारे पास 25 है, ये मेरे पास 10 बना। तो ए बी जो है डिवाइडेड बाई बी जो है ये बड़ा है, क्योंकि 20 है ना, तो ये बड़ा है एज कंपेयर टू ए बीटा डिवाइडेड बाई बीटा। जब ये केस होगा, ये बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस, तो हम कहेंगे पॉजिटिव एसोसिएशन है ए और बी के दरमियान। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ए बी डिवाइडेड बाई बी है ग्रेटर देन ए बीटा डिवाइडेड बाई बीटा, सो इट इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड, यानी कि ए और बी जो है पॉजिटिवली एसोसिएटेड है। अब आपके लिए क्वेश्चन है प्रोपोर्शन मेथड में कि आपके पास वैल्यूज दिए गए हैं, आपने बताना है ए और बी में कौन सी एसोसिएशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव एसोसिएशन है, या फिर वो इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स है। कंपैरिजन मेथड हमारे पास दूसरा मेथड है, इसको चेक करने के लिए कि डेटा के दरमियान एसोसिएशन, एट्रीब्यूट्स के दरमियान एसोसिएशन है कि नहीं। तो एट्रीब्यूट्स हमारे पास जो होंगे ए और बी, अगर हम उनका एसोसिएशन देखें तो उसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड है कंपैरिजन मेथड। कैसे करते हैं हम, ये देखें, ए बी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इसको हमने देखना कि इसके साथ कंपेयर करना है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई एन। यही जो हमने ऊपर देखा, इसी की तरह ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। हमने ए बी को देखना है, ए बी फ्रीक्वेंसी को, और उसके बाद ए फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है बी फ्रीक्वेंसी के साथ, डिवाइडेड बाई करना है एन के साथ, ठीक है। तो इसको कंपेयर करना है, अगर ये बराबर होगा तो इंडिपेंडेंट, अगर ये बड़ा होगा उससे तो पॉजिटिवली एसोसिएटेड, अगर ये बड़ा होगा तो नेगेटिवली एसोसिएटेड, ठीक है। देखते हैं, ये देख लीजिए, हमारे पास अगर ये बड़ा होगा ये वाला साइड तो पॉजिटिवली एसोसिएटेड, अगर ये वाला साइड बड़ा होगा तो नेगेटिवली एसोसिएटेड, अगर बराबर होंगे दोनों तो इंडिपेंडेंट। अब देख लीजिए, डेटा क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व यहाँ पे, उसके बाद देखते हैं कि ये जो हमारे पास मेथड है कितना ईजी है। देखिए, यहाँ पे आपके पास n 106 दिया गया है, a 70 दिया गया है, b 36 दिया गया है, a b हमारे पास 20 दिया गया है। सॉल्व करते हैं, a b हमारे पास वैल्यू पहले हमने कैलकुलेट करना है, a b हमारे पास 20 है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास a मल्टीप्लाइड बाई b डिवाइडेड बाई n सॉल्व करेंगे, a हमारे पास 70 है, b हमारे पास 36 है और n हमारे पास 106 है। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 23.76। आप देख लीजिए, ए बी जो है ये छोटा है किससे, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई एन। जब ए बी छोटा होगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई एन से, तो उससे हम कहेंगे नेगेटिवली एसोसिएटेड। तो यहाँ पे हम कहेंगे ए एंड बी आर नेगेटिवली एसोसिएटेड, ठीक है, नेगेटिवली एसोसिएटेड। अच्छा, ये था कंपैरिजन मेथड। इस पे आप और भी एग्जांपल्स अपनी तरह से कर सकते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे जो है
किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पीए में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं आपको बता दूंगा आगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास तीसरा तरीका, यही एसोसिएशन बताने का, क्योंकि इसमें तीनों तरीकों पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं, इसलिए मैं तीनों तरीके आपको बता दूंगा। तीसरा है हमारे पास यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। ये जो यूल का कोएफिशिएंट है, इसकी बिना पे हम कह सकते हैं कि कितनी गहरी जो है एसोसिएशन है इनके दरमियान। अभी तक हमने प्रोपोर्शनल मेथड, कंपैरिजन मेथड में ये नहीं देखा कितनी गहरी एसोसिएशन है। तो कितनी गहरी एसोसिएशन है, वो रेंज, वो सिग्निफिकेंस हम देखते हैं यूल्स कोएफिशिएंट में। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है। अगर ए बी हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं तो क्यू ए बी जो है हमारे पास रिप्रेजेंट करता है यूल्स कोएफिशिएंट। कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा बीटा से, माइनस करते हैं ए बीटा इंटू अल्फा बी, ठीक है। इसी तरह ये नीचे जो है हम यही लिखते हैं ए बी डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा माइनस ए बी इंटू अल्फा बी, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। एक सेकंड दीजिए मुझे इसमें एक चीज़ में गड़बड़ लगता है। हाँ, मैंने इसको करेक्ट किया है नीचे, लेकिन ये आपने ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है, ये मुझे शक था यहाँ पे। अब देख लीजिए, ये देख लीजिए मेरे पास ये जो है यहाँ पे मेरे पास प्लस है, इसको याद रखें। ऊपर मेरे पास माइनस है, नीचे मेरे पास प्लस है यहाँ पे, ठीक है। इसको याद रखें। अगर आपके नोट्स में गलती हुई है तो प्लीज़ अपने नोट्स को करेक्ट करें। मैंने नीचे इसमें जो है रेक्टिफाई किया हुआ है, इसलिए मैं वो देख रहा था, तो रेक्टिफाई किया हुआ मैंने, ये यहाँ पे आपके प्लस है। इसको याद कैसे रखें सर, इस फॉर्मूला को कैसे याद रखें, देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे याद रखना है। ये आपने इस तरह से रखना है, ए बी पहले लिखना है, दोनों एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है, उसके बाद दोनों एट्रीब्यूट्स एब्सेंट है, अल्फा बीटा लिखना है, ठीक है। माइनस लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे ए प्रेजेंट है, दूसरा एब्सेंट है। इसी तरह अब ए एब्सेंट है, दूसरा प्रेजेंट है, इस तरह से लिखना है। नीचे सिमिलर थिंग आपने लिखनी है, लेकिन प्लस करके है, ये ही लिखना है, कुछ नहीं करना है। ए बी अल्फा बीटा आपने एक ही बार याद रखना है, और उसके बाद प्लस करेंगे ए बीटा इंटू अल्फा बी, ठीक है। ये आपके पास बन गई फॉर्मूला, सिंपल सी फॉर्मूला, सेम है ऊपर और नीचे, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। अब देख लीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। अगर इफ क्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1, अगर ये जो क्यू है ये 0 और 1 के दरमियान रहता है वैल्यू, तो हम कहेंगे पॉजिटिवली एसोसिएटेड। लिख लीजिए, हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं यहाँ पे 0, क्योंकि क्यू का वैल्यू -1 से लेकर +1 तक होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है, क्यू का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 टू +1। अब देख लीजिए, अगर ये वैल्यू 0 से 1 तक होगा, कोई भी वैल्यू अगर 0 से 1 आता है, 0.5, 0.6, 0.7, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिवली एसोसिएटेड। अगर 0 से लेकर -1 तक आता है, तो वो उसको हम कहते हैं -0.5, -0.6 वगैरह, तो या उसको हम कहते हैं नेगेटिवली एसोसिएटेड। अगर हमारे पास +1 आ जाता है डायरेक्टली, तो उसको हम कहते हैं कंप्लीटली एसोसिएटेड। अगर हमारे पास -1 आता है, उसको हम कहते हैं कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड। याद रखें इसको, ठीक है। अच्छा, अगर अब 0 आता है उसका वैल्यू क्यू का, तो हम कहते हैं इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप वैल्यू आता है 0 से लेकर 0.5 तक पॉजिटिव साइड में, उसको हम कहते हैं वीक पॉजिटिवली एसोसिएटेड। अगर 0.5 से लेके 1 तक वैल्यू आता है पॉजिटिव साइड में, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवली एसोसिएटेड। इसी तरह अगर नेगेटिव साइड में 0.5 तक वैल्यू आता है, -0.5 तक, तो उसे हम कहते हैं वीक नेगेटिवली एसोसिएटेड। और अगर 0.5 से लेकर -1 तक आता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग नेगेटिवली एसोसिएटेड। ये होता है हमारे पास क्यू का वैल्यू, यूल्स कोएफिशिएंट, ठीक है। आप देख लीजिए, ये हमारे पास मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाया है। अगर आपका क्यू का वैल्यू 0 to 1 रहता है पॉजिटिवली एसोसिएटेड, अगर -1 to 0 रहता है तो नेगेटिवली एसोसिएटेड, अगर क्यू का वैल्यू 0 है तो इंडिपेंडेंट, अगर क्यू का 1 है तो परफेक्टली एसोसिएटेड भी कह सकते हैं, कंप्लीटली एसोसिएटेड भी कह सकते हैं, अगर -1 होगा तो कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड या परफेक्टली डिसएसोसिएटेड कह सकते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि स्ट्रॉन्ग और वीक किस बना पे हम कह सकते हैं। 0 से 0.5 तक अगर होगा वैल्यू तो वीक एसोसिएटेड, 0.5 से लेकर 1 तक अगर वैल्यू होगा। क्वेश्चन पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ये आपको सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास ए बी दिया गया है,
अल्फ़ा बीटा हमारे पास दिया गया है, ए बीटा हमारे पास वैल्यू है, इसके बाद अल्फ़ा बी हमारे पास वैल्यू दिया गया है, हमें एसोसिएशन फाइंड आउट करनी है। सिंस वैल्यूज आर गिवन, ये वैल्यूज हमें चाहिए थे, ये हमें मिल गए हैं यहाँ पे। यूल्स कोएफिशिएंट मेथड विल बी यूज्ड, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? यूल्स कोएफिशिएंट मेथड। अगर आपके पास डेटा भी दिया गया है तो डेटा से भी आपको पता चल सकता है कि मुझे कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। अब देख लीजिए यूल्स कोएफिशिएंट में हमारे पास फॉर्मूला मैंने आपको बताई, ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी। ठीक है, ये आपने एक बार लिखना है, नीचे भी वही लिखना है लेकिन प्लस करके। ये हमारे पास फॉर्मूला हुई यूल्स कोएफिशिएंट की। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए बी का हमारे पास 60 वैल्यू है, अल्फा बीटा का हमारे पास 20 है, इसके बाद अल्फा ए बी का हम बीटा का हमारे पास 80 वैल्यू है और उसके बाद अल्फा बी का हमारे पास 30 वैल्यू है। ये देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 60 इंटू 20, 80 इंटू 3, 30। ठीक है, ये हमारे पास बनता है 1200। इसी तरह 80 इंटू 30 हमारे पास 2400 बनता है। नीचे भी हमारे पास सेम वैल्यू बन जाएगा लेकिन प्लस करके। ये देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास माइनस 1200 बन जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे 2400 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 1200 डिवाइड बाई 3600। ये 2 0 गए, 12 1 12, 3 36। ठीक है, तो अब देख लीजिए, ये हमारे पास अगर जब हम ये हमारे पास -1/3 बना तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास बनता है -0.33। ये माइनस आ गया तो आपको पता चला ये नेगेटिवली एसोसिएटेड है। अब आपको मैंने बताया अगर 0 से लेके वैल्यू 0.5 तक होगा, 0.5 तक अगर वैल्यू होगा माइनस साइड में, ठीक है, माइनस साइड में अगर 0.5 तक वैल्यू होगा तो वो हमारे पास वो क्या कहलाता है? वीक नेगेटिवली एसोसिएटेड। तो ये आपके पास वीक नेगेटिवली एसोसिएटेड है। ठीक है, यहाँ पे ए और बी जो है वीक नेगेटिवली एसोसिएटेड है। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, यहाँ देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास ए बी दिया गया है, अल्फा बीटा दिया गया है, ए बीटा दिया गया है, अल्फा बी दिया गया है। हमें एसोसिएशन फाइंड करनी है। सिंपली हमारे पास है ए बी इंटू अल्फा बी बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी। याद रखें, मैंने आपको कहा दोनों प्रेजेंट है, दोनों एब्सेंट है, ए पहला प्रेजेंट है, दूसरा एब्सेंट है, पहला एब्सेंट है, दूसरा प्रेजेंट है। इसको इस तरह से याद आप रखेंगे, डिवाइड बाई सेम लिखेंगे लेकिन प्लस करके। अब यहाँ पे इसमें वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। 70 इंटू 30 मेरे पास 100 बनता है। इसी तरह ये मेरे पास 0 वैल्यू दिया गया है, ठीक है, ए बीटा, तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 बनेगा। सिमिलरली नीचे भी हमारे पास 0 ही बनेगा। ये मेरे पास बना 2100 डिवाइड बाई 2100। ठीक है, ये देख लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये मेरे पास 1 बच जाएगा। जब आपके पास +1 आता है तो इसको हम कहते हैं परफेक्टली या फिर कंप्लीटली एसोसिएटेड। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम जो है ये यूल्स कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, फाइंड द एसोसिएशन बिटवीन लिटरेट हस्बैंड एंड लिटरेट वाइफ। लिटरेट हस्बैंड और लिटरेट वाइफ में आपने एसोसिएशन देखना है। आपके पास वैल्यूज दिए गए हैं। लिटरेट हस्बैंड विथ लिटरेट वाइफ 80, इसका वैल्यू दिया गया है। लिटरेट हस्बैंड विथ इलिटरेट वाइफ 30, इसके बाद इलिटरेट हस्बैंड विथ इलिटरेट वाइफ विथ लिटरेट वाइफ 100, इलिटरेट हस्बैंड विथ इलिटरेट वाइफ 60 आपके पास वैल्यू दिया गया है। अब हम कैसे इसको करें सर? बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए, लिटरेट हस्बैंड के लिए को आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब है इलिटरेट हस्बैंड को आप अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। लिटरेट वाइफ को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से, इसका मतलब इलिटरेट वाइफ को रिप्रेजेंट करेंगे बीटा से। हो गए आपके पास 4 एट्रीब्यूट्स। आप देख लीजिए, अब आप सिंपली इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लिटरेट हस्बैंड, इसका मतलब है ए, एंड लिटरेट वाइफ इसका मतलब है बी। तो ए बी आपके पास आ गया वैल्यू डायरेक्टली 80। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास लिटरेट हस्बैंड यानी कि ए, इलिटरेट वाइफ यानी कि बीटा, तो ये आपके पास ए बीटा आपके पास 30 आ गया, दूसरा वैल्यू पे आ गया। इसके बाद हमारे पास है इलिटरेट हस्बैंड यानी कि अल्फा, इसके बाद लिटरेट वाइफ यानी कि बी, तो ये आपके पास 100 आ गया। इलिटरेट हस्बैंड अल्फा, इलिटरेट वाइफ बीटा, तो अल्फा बीटा आपके पास आता है 60। चारों के चारों वैल्यूज आपको जो जरूरत पड़ते हैं यहाँ पे वो आपके पास आ गए। अब आप इसको क्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए, क्यू इज इक्वल टू ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी डिवाइड बाई ए बी इंटू अल्फा बीटा प्लस ए बीटा इंटू अल्फा बी। इसमें सब्स्टिट्यूट करें ये सारे वैल्यूज, देखें ये हमारे पास क्या आता है 80 इंटू 60, 30 इंटू 100। इसी तरह ये भी हमारे पास नीचे भी हमारे पास सेम आ जाएगा। ये हमारे पास आता है 4800 माइनस 3000। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 4800 प्लस 3000 आता है। इसको आप अगर आप माइनस करेंगे आपके पास 1800 बनता है, नीचे हमारे पास 7800 बनता है। ये 20 गए, ये आपके पास आता है 18 डिवाइडेड बाई 78। ये आपके पास अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये आपके पास आता है 0.23।
ठीक है। 0.23 जो आपके पास वैल्यू है ये आता है पॉजिटिव पहले, तो हमें पता चला ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड है। अगर इस तरह से भी ऑप्शन होगा तो आप डायरेक्टली लिखेंगे ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड है। लेकिन मैंने आपको बताया 0 से लेके 0.5 तक अगर पॉजिटिव में आता है तो उसको हम कहते हैं वीक पॉजिटिवली एसोसिएटेड। तो ये हमारे पास वीक पॉजिटिवली एसोसिएटेड है। होमवर्क के लिए आपके पास ये क्वेश्चन है, आपके पास ये डेटा दिया गया है, आपको यूज कोएफिशिएंट इस्तेमाल करके इसको बताना है कमेंट सेक्शन में मुझे कि ये कैसे एसोसिएशन है, इसका इसके दरमियान पॉजिटिव है, नेगेटिव है, परफेक्ट है या फिर वीक है, स्ट्रांग है, वो मुझे आपने बतानी है। ठीक है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीए में एक क्वेश्चन कंपैरिजन मेथड में पूछा गया था। ठीक है, मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये देख लीजिए, पीए में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इफ n इज इक्वल टू 200 विच ऑफ द ऑप्शंस मैच द अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। आपके पास n दिया गया है, गिवन दैट देयर आर टू इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स, हमारे पास दो इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स है, a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 140। तो आपके पास ये भी बताया गया है दो एट्रीब्यूट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है और आपने अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। n आपके पास दिया गया है, सिंपली क्या करना है, गिवन वैल्यूज हमारे पास क्या क्या है, n a b दिया गया है। इट्स ऑल्सो गिवन दैट द क्वेश्चन दैट द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, ये भी मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट है, ये वही से दिया गया है। एज पर द गिवन कंपैरिजन मेथड इज टू बी यूज्ड, तो हम कंपैरिजन मेथड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वहीं पे हमारे पास n a b a और b दिया गया है। ठीक है, वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमारे पास कंपैरिजन मेथड में ये हम कंपेयर करते हैं ए बी और ए क्रॉस बी डिवाइड बाई एन को कंपेयर करते हैं। बताया भी गया है कि इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स है इसलिए ये बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के लिए हमारे पास यही जो है कंडीशन है। आप देख लीजिए यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे वैल्यूज डालें, आपके पास 100 दिया गया है, ए बी आपके पास 140 दिया गया है, एन 200 दिया गया है। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बनता है, देख लीजिए, ये आपके पास 140 डिवाइड बाई 2 बनता है, ये 2 0 गए तो ये आपके पास 70 बनता है। तो ए बी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपने कैलकुलेट जो करना है वो है 70। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं थे यहाँ पे 60 70 80 और 90, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 70 आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये पीए में क्वेश्चन पूछा गया था, इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको आप कोई भी दिक्कत नहीं हो जाएगी थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में। बड़े मज़े से हमने आपको ये पढ़ाया है, बड़े मज़े से आप लोगों ने ये सीखा है। तो आज इसके साथ ही हमने थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स एक ही शॉट में कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हमारा इंडेक्स नंबर्स का टॉपिक होगा। कोशिश करता हूं मैं, टॉपिक बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा जो है लेक्चर उसमें हो जाएगा, लेकिन कोशिश करूंगा एक ही लेक्चर में उसको समेटने की। यही पे आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। बच्चे लेक्चर्स तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करें कि आपको कुछ चीज़ें पसंद आती हो या मुझे इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वो भी बताएं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यही से आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।